आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। 17वीं बीपीएससी में मैंने जो गेस्ट टॉपिक दिया था उसमें से मैक्सिमम सवाल लड़ गए थे। 71st बीपीएससी के लिए भी मैं आप लोगों को अभी से ये टॉपिक दे देता हूँ। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में इन सारे टॉपिक्स को अभी से आपको कवर कर लेना है, ताकि बाद में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और रिविजन करने में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसका नोट्स आपको अभी से तैयार कर लेना है। जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो आपको पूरी तरीके से कर लेना है। इसी बार को जो 17वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा हुआ है, तो मैंने जितने भी प्रश्न गेस किए थे कि ये आने की पूरी संभावना है, वो सीधे यहाँ से लड़ गए थे। वो वीडियो पड़ा है, आप जाकर के वहां पे चेक कर सकते हैं। सेम टाइटल होगा 70th बीपीएससी मेंस गेस हिस्ट्री टॉपिक, आपको दिख जाएगा। जो सवाल मैंने गेस किया है वो बहु सवाल पूछ लिया गया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा। वो प्रश्न मैंने पूरी तरीके से गेस कर दिया था। जैसे देखा जाए, ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है भारत परिषद अधिनियम, इस पे मैंने गेस भी किया था और फोकस भी किया था और ये कहा था जोर दे करके कि आपको ये वाला टॉपिक करके ही जाना है। तो सीधा यहाँ से सवाल पूछ लिया गया, लड़ गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, ये प्रश्न भी सीधा टकरा गया। एकदम ऐसे ही मैंने लिखा था, भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार, ये टॉपिक मैंने दिया था और ये सीधा सवाल पूछ लिया गया है। संथाल विद्रोह का मैंने गेस नहीं इसलिए किया था क्योंकि ये पिछली बार पूछा गया था, इसलिए मैं नहीं किया था। पटना कलम सीधा लड़ गया। मौर्य कला और स्थापत्य कला दोनों गेस किया था कि मौर्य कला की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं, मौर्य कला एवं स्थापत्य कला पे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये दोनों सवाल लड़ गए। चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता, चंपारण सत्याग्रह मैंने गेस किया था, सीधा सवाल पूछ लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में ब्रिटिश नीतियों को मैंने गेस नहीं किया था। तो देखिए इतने सारे प्रश्न यहाँ से लड़ गए। अब इसके बाद देखिए अगला जो सवाल, बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य, ये गेस नहीं किया था, महात्मा गांधी पे किया था। तो इस तरीके से देखिए, तो 3 प्रश्नों को छोड़ करके सारे प्रश्न जो है वो आ गए। और बाकी 3 प्रश्न भी बहुत सारे लोग संथाल पढ़ के ही गए होंगे, पाश्चात्य शिक्षा पढ़ के ही गए होंगे, तो लड़ गया। अब इसी तरीके से आपको 71st पे में आपको वो टॉपिक बता देता हूं जिस पे आपको अभी से तैयार कर लेना है और फोकस करके मैं बताऊंगा कि आपको ये टॉपिक पे खूब अच्छे से नोट्स तैयार करना है, लिख लेना है कि कहीं पे कोई दिक्कत ही ना हो। तो मैं शुरू कर देता हूं। आधुनिक भारत का इतिहास एवं कला संस्कृति, यानी कि जो जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 का जो सेक्शन 1 है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, उसमें से सवाल पूछे जाते हैं। 114 नंबर का सवाल आप लोगों से पूछा जाता है हिस्ट्री जीएस में। तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे इस बार पूछ लिया गया है पटना कलम और मौर्य कला। तो सबसे ज्यादा 90% चांस है कि इस बार पूछे जाने की संभावना रहेगी पाल कला पे। एक सवाल यहाँ पे आएगा पाल कला पे, आप 100% मान लीजिए। पाल कला पे 100% मान लीजिए कि ये जो प्रश्न है ये पूछा ही जाएगा। वो सिंपल में आपको क्या करना है कि एक तो पाल कला पे कर लेंगे, पाल कला की मुख्य विशेषताओं पे सवाल पूछा जा सकता है, पालकालीन स्थापत्य कला या पालकालीन मूर्ति कला, ये सब सवाल पूछा जाएगा। भवन निर्माण कला भी अगर पूछा जाएगा तो स्थापत्य कला के बारे में ही आपको बता देना है। तो यहाँ से आप सबसे पहला क्या करें कि पाल कला पे खूब बढ़िया से आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लें। मैंने अपने पेड ग्रुप में पांचों सवाल आज करा दिया, आज मूर्ति कला खत्म कर दिया। तो ये पूरा ये 4 हो गया और एक और मैंने कराया है, 5 सवाल मैंने पाल कला पे करा दिया है। उसके बाद देखें तो मधुबनी पेंटिंग आपको कर लेना है। ये सेफ्टी के लिए, जैसे कोई गाड़ी चलती है तो स्टेपनी में एक अलग से टायर रखे रहती है कि कभी पंचर हो जाए तो वो उसका यूज कर लेगी। तो मधुबनी पेंटिंग पे सवाल तो पूछा ही नहीं जाता है, इस पे नहीं पूछा जाता है। तो रेयर केस में ये पूछे जाने की संभावना होगी। बाय द वे, जैसे मान लीजिए कि ये सवाल पूछा जाए कि कला और संस्कृति पे, तो कला एवं चित्रकला एक ऐसे टॉपिक दे दिया जाए तो आप उस पे चाहे तो खुल करके लिख सकते हैं कला एवं चित्रकला पे। लेकिन आने की संभावना बहुत कम रहती है मधुबनी पेंटिंग की। जब ये पूछा जाना यही चाहिए, सबसे रिलेवेंट अगर कोई आर्ट एंड कल्चर है जो इस समय सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वो है मधुबनी पेंटिंग, और इसी पे सवाल पूछा ही नहीं जाता है। पता नहीं आयोग में किस तरीके से लोग हैं, नहीं मालूम है कि उनको ये नहीं पता है कि कौन सी कला इस समय सर्वाधिक प्रासंगिक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें सरकार बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार कर रही है, उस कला को बीपीएससी नहीं पूछ रही है। ये हद हो जाता है। तो खैर, अब चूंकि पूछ नहीं रही है, लेकिन फिर भी आपको मधुबनी पेंटिंग पे कम से कम 100 शब्द लिखने की ताकत होनी चाहिए। आपको अपने आप से इतना तैयार कर लेना है कि मधुबनी पेंटिंग में आप 100 शब्दों में लिख सके। वर्तमान में उदाहरण के साथ, जैसे मान लिया जाए कि बजट पेश करते समय या दिल्ली की मुख्यमंत्री जो बनी वो मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इन सब सवालों पे आपको अच्छे से कुछ ना कुछ अपने दिमाग में कंटेंट रखे रहना है। मंजूषा को भी कर लेंगे। तो सबसे ज्यादा फोकस करना है पाल कला पे, स्टेपनी के लिए दोनों आप तैयार रखेंगे। उसके बाद देख लें
तो प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण करें और प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्रों का की विशेषता। तो ये सवाल मैंने करा दिया है, इसको भी कराना बाकी रह गया है। तो आपको दोनों को कर लेना है। दो कला से सवाल पूछा जा रहा है, तो एक पाल कला श्योर है, 100% है, और इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा तो इसको भी आप 100% लेकर के ही चलेंगे, यानी कि 100% में दो प्रश्न आ गए हैं। तो इसको खूब बढ़िया से आप लोग कर लीजिएगा, अभी से इसको कर लें। उसके बाद आगे बढ़ें, तो मैंने कहा था कि 1861 वाला 70s में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, वो आ भी गया है। तो अब सवाल है कि 1861 जब पूछ लिया गया है तो आएगा क्या। तो आने की प्रबल चांसेस होगी 1892 वाली। तो 1892 का जो भारत इंडियन काउंसिल एक्ट है, आप इसको अच्छे से कर लेंगे। सबसे ज्यादा प्रबल जो संभावना है वो 1892 का ही है। उसके बाद जो संभावना है 1858 का है। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक आगे और एक पीछे का ध्यान रखें तो 1861 इन दोनों के बीच में ही है। तो बहुत चांसेस है कि वो पीछे जाकर के 1858 का आपसे सवाल पूछ ले, या फिर एक कदम आगे आके 1892 का सवाल आप लोगों से पूछ ले। तो इन दोनों पे आप इतनी ज्यादा महारत हासिल कीजिए कि किसी भी तरीके से, किसी भी परिस्थिति में आप लिखने को तैयार रहें। अभी तो बहुत समय है, बहुत आसानी से हो जाएगा। और चूंकि आपको पीटी में भी तो पढ़ाना होगा ना, तो जब पीटी में पढ़ेंगे तो आपको हमेशा दिमाग में ये बनाए रखना है कि इसको मेंस में भी लिखना होगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 पे मेंस में सवाल लिखने के लिए आप हमेशा अपने आप को तैयार कर लें। और भारत परिषद अधिनियम 1892 को उसके बाद देखा जाए तो फिर आपके पास स्टेपनी के रूप में 1909 1909 का अभी तक पूछा ही नहीं गया है। अगर मान लीजिए 71st में प्रयोग कर दी तो सबसे ज्यादा चांसेस होता है 1909 का, और ये करना ही है। जितना जोर आप इस पे देंगे उतना ही जोर आप इस पे ही देंगे, उतना ही जोर आपको इस पे भी देना है। उसके बाद 1919 का और 1935 का, ये इतना आप कर लें। और लगे हाथ पीटी में आपको ये पढ़ना है, तो इस पे मुझे लगता है कि एक्ट को अलग से मेंस में आपको बस लिखने के स्तर पर, यानी कि आपको एनालिटिकल लिखना है। लेकिन एनालिटिकल भी आप तभी लिख पाएंगे जब आपको कुछ पीटी वाला पॉइंट पता हो कि इस एक्ट में ये प्रावधान किए गए थे। तो आप पीटी में क्या पढ़ेंगे, प्रावधान पढ़ लेंगे। मेंस में फिर आपको इसका प्रभाव भी लिख देना पड़ेगा और कुछ लाइन में इसकी पृष्ठभूमि भी आपको लिख देनी पड़ेगी। तो प्रीलिम्स और मेंस जोड़ करके इन एक्ट को अभी से तैयार करके रखना है। 1935 1947 तक आपको 100 शब्दों में लिखने के लिए पूरा का पूरा कंटेंट होना चाहिए। तो क्यों ना आप इसको प्री के लिए अच्छे से अलग से ही नोट कर लें। अगर आप प्री के लिए अलग से नोट बना लेंगे तो उसी के साथ आपका मेंस में भी नोट्स तैयार हो जाएगा। तो प्री और मेंस साथ साथ यहाँ पे आपको कर लेना है। उसके बाद देखिए 1857 का क्रांति और बिहार इस बार नहीं पूछा गया है। पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी वीर कुंवर सिंह की भूमिका, मुंडा विद्रोह, नील विद्रोह। चूंकि संथाल आ चुका है तो मुंडा बच गया, नील कर लेंगे। ज्यादातर चांसेस मुंडा का ही रहेगा। उसके बाद सहजानंद सरस्वती और किसान सभा, यानी कि बिहार में जो कृषक आंदोलन है वो भी सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा ही जाएगा, और क्या और कुछ बचेगा ही नहीं। उसके बाद बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन, तो मैंने वो राष्ट्रवाद वाला सीधा गेस नहीं किया था, लेकिन जब आप बंग भंग पढ़ेंगे तो खुद ही इसमें राष्ट्रवाद आपको पता चल जाएगा, या 1857 में आपको पता चल जाएगा। खिलाफत आंदोलन एवं बिहार, चंपारण इस बार आया हुआ है। आप चाहे तो इसको प्रीलिम्स में जब तैयार करेंगे तो वहीं से कुछ पॉइंट मेंस के लिए भी तैयार कर लेंगे कि चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन सी जो परिस्थितियां हैं वो आपको मेंस के एंगल से याद रखना है। असहयोग आंदोलन, ये सबसे ज्यादा सवाल गांधीवादी आंदोलनों में रहेगा। चंपारण पूछ लिया गया है। असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आ चुका है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज पीटी में पढ़ेंगे तो दो चार पॉइंट आपको दिमाग में डाल लेना है कि इस बार मेंस में आया है, फिर भी 71वीं में आने की संभावना हो जाएगी। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं का योगदान, यानी कि जब आप बिहार के का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें महिलाओं के कुछ नाम आपको पता होना चाहिए कि सरला देवी ने ये काम किया, सुनीति देवी ने ये काम किया है ना, इन सबके, या प्रभावती देवी ने ये काम किया है। तो चार पांच महिलाओं के योगदान को जरूर से याद रखेंगे। बाई देवी, अगर स्वतंत्रता आंदोलन में अगर भारतीयों की भूमिका भी पूछी जाती है तो आप उसमें महिलाओं के योगदान को जरूर करेंगे। और अगर मान लीजिए कि आपको ये पता है कि इस महिला का योगदान भारत छोड़ो आंदोलन में है, तो जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन किसी ने लिखा होगा इस बार, तो उसमें महिलाओं की भूमिका भी उन्होंने लिख दी होगी। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका, जयप्रकाश नारायण और आजाद दस्ता, ये भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है 71st बीपीएससी में। इसको खूब अच्छे से आप तैयार करके रखेंगे। जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन एक ही बात है।
सुभाष चंद्र बोस, आईएनए, ये सब आप छोड़ सकते हैं। गांधी और सत्याग्रह को अच्छे से कर लीजिएगा। गांधी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पिछली बार पूछा गया तो इस बार नहीं पूछा जाएगा। तो गांधी कई रूपों में सवाल आप लोगों से गांधी पर पूछा जा सकता है। गांधी का धर्म और जाति पर विचार, यानी अगर आप गांधी को अच्छे से तैयार करेंगे तो ये निबंध में बहुत ज्यादा आपको मदद कर देगा। तो महात्मा गांधी सत्याग्रह, महात्मा गांधी का धर्म एवं जाति पर विचार, महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्य, इन सबको आप ऐसे के लिए भी अच्छे से तैयार करके रखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को कर ले, उनका शिक्षा वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान भी कर लेंगे। नेहरू, यानी कि गांधी, नेहरू और टैगोर, ये सिलेबस में दिया है तो आप इसको स्किप नहीं करेंगे। गांधी, नेहरू और टैगोर ध्यान रखिएगा। उसके बाद सरदार पटेल, कर्पूरी ठाकुर, नेहरू और धर्मनिरपेक्षता, ये सब आप चाहे तो ऐसे के लिए भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप ये तैयार करते हैं तो ये बेकार नहीं जाएगा, आप ऐसे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे दो बार पूछा जा रहा है आप लोगों से, एक तो क्वालिफाइंग हिंदी में भी पूछा जा रहा है, तो क्वालिफाइंग हिंदी में आप उसका इस्तेमाल कर दीजिए। उसके बाद एससी का जो मेन टॉपिक विषय है आप उसमें सवाल उस पर लिख सकते हैं। तो ये सब एक्स्ट्रा स्टेपनी के लिए हो जाता है कि आप नेहरू पे भी कुछ तैयार करके रखें, सरदार पटेल पे, कर्पूरी ठाकुर पे, लोहिया पे पूछे जाने की हर बार होता है वही मधुबनी पेंटिंग जैसा, लेकिन आया नहीं है। बिहार में पश्चिमी शिक्षा का विकास पूछ लिया गया है, उम्मीद कम है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण क्या ब्रिटिश नीतियां जिम्मेदार थी, इस बार पूछा गया 70th में, तो ये भी चांसेस नहीं रहेगा। तो जितना मैंने अभी फिलहाल बताया है, अभी दो चार टॉपिक और बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा, पहले आप इतना आज से ही शुरू कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। यानी कि जो मई का महीना है, इस मई के महीने में प्रीलिम्स और मेंस का हिस्ट्री आपका तैयार हो जाना चाहिए। अगर आपका जो पढ़ने की जो स्ट्रैटेजी है वो इस तरीके से होती है तो आप जरूर सफलता पाएंगे। और आप जितना ज़्यादा टालने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए ये कठिन होते जाएगा। तो बहुत ही आसान है, पाल कला दिन भर में आप कम से कम 20 बार पढ़ सकते हैं। ये इतना आसान टॉपिक है तो क्यों नहीं पढ़ लीजिएगा। और पढ़ लीजिएगा तो आपके पास एक ज्ञान भी तो हो जाएगा कि पास्ट में इतनी बढ़िया कला अपने पास मौजूद थी, तो आप उसको अच्छे से, मतलब कहने का मतलब कहानी की तरह आप याद रखिए कि जैसे सिस्टमेटिक तरीके से सभ्यता का विकास हुआ है तो उसमें पाल कला जो है एक समय था जब उसने महत्वपूर्ण रोल निभाया था। तो इस तरीके से याद करके समझ बना लेना है। तो मई का जो महीना है वो आप इतिहास को समर्पित कर दे पूरी तरीके से, प्रीलिम्स और मेंस के तरीके से, तो दोनों साथ साथ तैयार हो जाएगा। अतिरिक्त आपको ऊर्जा खपानी नहीं पड़ेगी। और अगर आप पीटी पे पढ़िएगा तो पीटी में बहुत सारा अप्लाइड पार्ट आपको जैसे ही दिखाई देगा, किसी भी किताब में अप्लाइड पार्ट होता ही होता है कि इसका जो है ये प्रभाव निकल करके आता है, तो उसको आप वहीं से कट करके मेंस वाले आंसर में पेस्ट कीजिए। कई बार क्या होता है ना कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो पीटी का अलग रट्टा मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसी पीटी में लूसेंट को ही देख लीजिए तो उसमें मेंस का बहुत सारा अप्लाइड पार्ट उसमें दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से बस केवल उस वाक्य को हटा करके आपको अपने नोट में डाल देना है ताकि वो मेंस के लिए तैयार हो जाए। तो मेंस का इस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे ना तो प्री और मेंस आपके लिए साथ साथ तैयार हो जाएगा, अलग से आपको ऊर्जा खपानी नहीं पड़ेगी। तो ये तैयारी कीजिएगा। मैंने हिस्ट्री का दे दिया है, अगले वीडियो में आपको मैं पॉलिटी का समझाऊंगा, तो इसको कर लीजिएगा। जिनको पेड ग्रुप में भी शामिल होना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से आप जुड़ जाइएगा। मेरे से सवाल मत पूछिएगा व्हाट्सएप पे करे या ना करे, आपको वहाँ पे मैंने स्वतंत्र छोड़ दिया है। ना ही मेरे से आपको कोई मैं जवाब दूंगा कि आप ले ही लीजिए, ठीक है ना। तो आप कुछ मत कीजिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे आपको ये दिखाई देगा। और ये टास्क मैंने आज दिया, चूंकि आज संडे है तो मुझे भी तो पढ़ना होता है ना, तो आज ऑफ रखा है, लेकिन फिर भी कल के लिए मैंने वो टारगेट दे दिया है। आज पाल कला की जो मूर्ति कला है उसको मैंने 100 शब्दों में भी दे दिया है और एक लॉन्ग आंसर भी इस पे दे दिया है कि अगर लॉन्ग आंसर आ जाए तो भी आपके पास 8-10 पॉइंट होना चाहिए, उसका आप एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर 100 शब्दों में पूछा जाए तो 100 शब्दों में कौन कौन सी बातें आपके आंसर में होनी चाहिए उसको भी मैंने दे दिया है, तो दोनों को अच्छे से आप कर लेंगे। और बाकी लोग जितने भी हैं वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिलेगा। थैंक यू।